दोस्तों, रेलवे में एक और नई वैकेंसी आ गई है जिसका नाम है रेलवे पैरामेडिकल की वैकेंसी। जी हाँ, अगर आप भी रेलवे के हॉस्पिटल में डॉक्टर के असिस्टेंट के रूप में भर्ती होना चाहते हैं तो हमारे सामने ये देख सकते हैं कि टोटल 9 तरह की पोस्ट निकल चुकी है, जिसमें टोटल 600 पोस्ट पर भर्ती होने वाली है। और ये एक अप्रूवल लेटर है। बहुत जल्दी ही हमें ये भारतीय रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिलेगा वैकेंसी। उसी समय से आप अपने फॉर्म को भर पाएंगे। सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी देखने को मिल रही है इसमें हमें नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की दिखने को मिल रही है, जो कि लेवल 7 की है। और टोटल पोस्ट यहाँ पे 372 है। तो इस वीडियो में मैं डिटेल में बताऊंगा कि नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए कौन कौन लोग फॉर्म भर पाएंगे, इसका सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो कहाँ पे आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, ड्यूटी का नेचर क्या है, आपकी सैलरी कितनी रहने वाली है, इसके अलावा आपका प्रमोशंस क्या रहने वाला है। सारी चीज़ें आज के वीडियो में सिर्फ और सिर्फ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट पर रहने वाला है। और आपको बता दूं कि जब आप इसमें भर्ती हो जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि चाहे आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाएंगे, डॉक्टर के साथ में हमारे जो फीमेल हमारे नर्सिंग स्टाफ रहता है उसको हम लोग अक्सर सिस्टर के नाम से जानते हैं। वहीं अगर हमारा मेल नर्स है तो इसको हम लोग ब्रदर के नाम से जानते हैं। और इससे पहले जो रेलवे में वैकेंसी आती थी ये स्टाफ नर्स या नर्सिंग ऑफिसर्स के नाम से आती थी, लेकिन ये जो अभी वैकेंसी आ रही है ये नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के नाम से आ रही है। तो आइए डिटेल में समझते हैं कि कौन कौन लोग इसका फॉर्म भर पाएंगे। सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। योग्यता, सिलेबस, सैलरी और प्रमोशंस के बारे में, वो भी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट जो कि भारतीय रेलवे में ही आपकी पोस्टिंग होने वाली है। इसमें जो पोस्ट रहने वाला है ये 372 रहने वाला है। जहाँ पे मैंने देखा था कि जो अप्रूव्ड वैकेंसी में पहले पेज पर इसका जो नोटिफिकेशन है बहुत जल्दी ही हमें देखने को मिल सकता है और उसी समय से आप अपने फॉर्म को भर पाएंगे। अब आइए जानते हैं इनके बारे में डिटेल में। ये आपको एक तरीके से डॉक्टर के रूप में ये होते हैं। जब आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो अपना दुखड़ा इनको ही सुनाते हैं कि सिस्टर मुझे ये हुआ है, वो हुआ है, या फिर हमारा जो मेल नर्स है उनको हम सारी चीज़ें ये बताते हैं। इसको फॉर्म भरने के लिए जो आपकी एज होनी चाहिए ये 20 वर्ष से 40 वर्ष के बीच में होने चाहिए। SC ST में आते हैं तो और 5 साल की छूट मिल जाएगी, और OBC में आते हैं तो 3 साल की और ओवर एज में छूट मिल जाएगी। अब आइए समझते हैं कि इसके लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन है क्या होनी चाहिए। तो आप BSc नर्सिंग किए होने चाहिए। BSc नर्सिंग अगर आपने नहीं किया है तो इसके अल्टरनेट में आपने GNM का कोर्स किया होना चाहिए, जिसको हम जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी बोलते हैं। तो अगर आपने इन दोनों में कोर्स किया है तो ये जो कोर्स होना चाहिए 3 साल का कोर्स होना चाहिए, और वो भी कोई प्राइवेट संस्था से नहीं बल्कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल से ये अप्रूव्ड होना जरूरी है, तभी आप इसका फॉर्म भर पाएंगे। अब आइए अगले स्लाइड में ये हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि इसका जो है सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही CBT होता है। इसके बाद डायरेक्ट अब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, और इसके बाद आपका मेडिकल हो जाएगा, और मेडिकल के बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। CBT की बात करता हूं तो यहाँ पे आपको 100 सवाल पूछे जाएंगे, जिसके लिए 90 मिनट का समय मिलेगा, और आपको यहाँ पे 1/3 का निगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलता है। ये जो 100 सवाल पूछे जाते हैं ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, कोई सब्जेक्टिव सवाल नहीं होते हैं। एक प्रश्न के 4 विकल्प, उसमें से एक सही है, 3 गलत है। जो सही है उसी पे आपको टिक लगाना है। ये प्योर ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल रहने वाले हैं।
इस सीबीटी में जो सवाल पूछे जाएंगे उसमें आपका प्रोफेशनल एबिलिटी, यानी कि आपने जो जीएनएम का कोर्स किया या फिर बीएससी नर्सिंग का कोर्स किया, तो उसमें जो आपका सिलेबस था वही में से सवाल आपके 70 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे, जो कि सबसे ज़्यादा वेटेज है। और जिन्होंने ये कोर्स किया है उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, उन्होंने अच्छे से तैयार करके रखा है। लेकिन यकीन मानो, अगर आपका सिलेक्शन चाहिए तो बाकी जो नॉन टेक्निकल पोर्शन है जिसमें 30 सवाल पूछे जाते हैं उसमें ही आपका ज़्यादातर सिलेक्शन होता है, क्योंकि 70 नंबर का तो कोई भी कर लेता है, क्योंकि उसका बीएससी नर्सिंग में ही अच्छे से पढ़ाया गया है या फिर जीएनएम कोर्स में पढ़ाया गया है। जब इसकी बारी आती है तो यहाँ पे वो मेरिट में रह जाते हैं। और आपको बता दूं कि इसमें जो सिलेक्शन होता है ये 75 प्लस अगर आप ला देते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इतना मान के चलना, क्योंकि लास्ट ईयर यही कट ऑफ गई हुई थी। इसमें जो 30 सवाल पूछे जाते हैं उसमें जनरल अवेयरनेस रहता है, यानी कि जीके का सवाल 10 सवाल पूछे जाएंगे, और इसके अलावा आपका जो जनरल साइंस है ये आपका 10 सवाल पूछे जाएंगे। यहाँ पे 5-5 सवाल जो है मैथमेटिक्स और रीजनिंग का डाल देता है, जो कि मेरिट मेकर होता है। तो अगर आप चाहते हैं मेरिट में आना तो ये सवालों को आपको पकड़ के रखना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब जानते हैं कि आपका जो जॉब प्रोफाइल है वो क्या रहने वाला है। तो आपको रेलवे के हॉस्पिटल्स में ही ज़्यादातर पोस्टिंग मिलने वाला है, चाहे वो मेन हॉस्पिटल हो, चाहे आपका जो यूनिट है, इनके यूनिट होते हैं छोटे छोटे स्टेशनों पे बने हुए, वहाँ पे भी आपकी पोस्टिंग हो जाती है। और ये जो ड्यूटी होगी ये शिफ्ट वाइज ड्यूटी होगी, यानी अगर आपको दिन में लगाया जा रहा है तो आपकी नाइट ड्यूटी भी रहेगी। और ये मान के चलना कि 1 महीने में आपको कम से कम 10 दिन का जो है ये नाइट शिफ्ट भी इसमें लग सकता है, तो आपको इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। नाइट ड्यूटी भी लगाई जाती है। अब बात करते हैं कि इसमें सैलरी क्या, तो देख लो सैलरी के मामले में सबसे बेस्ट ये जॉब है। भारतीय रेलवे में लेवल 7 की जो पोस्ट आती है वो केमिकल मेट्रोलॉजिस्ट की आती है, जो कि लेवल 7 में आती है। और लेकिन अगर आप बीएससी नर्सिंग या फिर जीएनएम कोर्स किए हैं तो आप स्टाफ नर्स बन सकते हैं, जिसके लिए लेवल 7 में आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। इसके बेसिक की बात करूं तो यहाँ पे 44,900 रहने वाला है। लेकिन आपको इस बेसिक पे नहीं जाना है, इसमें जो कुछ अलाउंसेस बन जाते हैं जिसकी वजह से आपकी स्टार्टिंग सैलरी 90,000 से लेकर के 1,00,000 रुपए तक बन सकती है। 7th पे कमीशन के अनुसार 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा तो 1,00,000 के पार हो जाएगा ये वेतन आपका। इसमें आपकी जो फैसिलिटी मिलने वाली है, क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक तो आप रेलवे कर्मचारी बन जाते हैं, जिससे आपके और आपकी फैमिली के लिए रेलवे का पास मिल जाता है, जो कि भारत में कहीं भी आ जा सकते हैं, जिसमें एक पास मिलता है और 3 पीटीओ मिलता है। और आपका पास पूरी तरीके से फ्री रहता है, पीटीओ पर 1/3 का आपको भाड़ा यानी किराया देना होता है, लेकिन आपको रेलवे का पास का जो है फैसिलिटीज़ मिलने लगता है। इसके अलावा आप जिस हॉस्पिटल में इलाज कराना चाहेंगे, आपका रेलवे के हॉस्पिटल में या फिर उससे जितने भी टाई अप हॉस्पिटल है, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल, उसमें भी आपका फ्री ऑफ कॉस्ट आपके फैमिली के साथ में इलाज हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपने चाहते हैं तो आपको बढ़िया क्वालिटी का एक रेलवे क्वार्टर मिल जाता है, जो कि नर्स और डॉक्टरों के लिए बढ़िया क्वार्टर मिलता है। अगर आप रेलवे क्वार्टर नहीं लेते हैं तो उसकी जगह पे आपको हाउस रेंट अलाउंसेस मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा खासा अलाउंसेस मिलता है। इसके अलावा आपको लीव मिल जाएगा, जिससे आप अपनी फैमिली के साथ में कहीं भी अपनी जो छुट्टियां हैं बिता सकते हैं। आइए अब जानते हैं इसके अलावा कि और क्या क्या सुविधाएं और भत्ते मिलती हैं। तो आपको नर्सिंग अलाउंसेस हर महीना 7,200 रुपये मिलता है। इसके अलावा जो ड्रेस आप पहनते हैं उसका जो है ड्रेस अलाउंसेस भी मिलता है। इसके अलावा आपका धुलाई भत्ता, पेशेंट केयर अलाउंसेस, इसके अलावा जो आप नाइट ड्यूटी आप काम करते हैं तो आपको भी ये नाइट ड्यूटी का भी अलाउंसेस मिलता है।
इसके प्रमोशंस की बात कर लेते हैं तो इसमें जो प्रमोशंस होता है ये बहुत फास्ट होता है। आप देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ 2 साल में ही आप नर्सिंग सुपरिटेंडेंट से आप सीनियर नर्सिंग ऑफिसर से बन सकते हैं, जो कि काफ़ी बड़ी बात हो जाती है और आपके लिए ये एक बहुत ही सुनहरा मौका है। आप इसको हाथ से जाने मत देना। आपको कोई भी सवाल रहेगा, आप जो है कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर पूछना, उसका रिप्लाई हम करने वाले हैं। थैंक यू सो मच।